जय हिंद मेरे सेठ सैनियों। और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अभी हम लोग मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हम लोगों ने कर लिया। अब सॉल्यूशन के बाद हम लोग क्लास 10th का जो सोशल साइंस है इसी का हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंट वायरल सब्जेक्टिव प्रश्नों पे। अब ये वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न है क्या? तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना उनका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। और ये जो प्रश्न है ना ये पूरे के पूरे सब्जेक्टिव बेसिस पे प्रश्न है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेसिस पे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते थे मैंने उसका 2 सेट मैंने खुद से बनाया है और अभी 1 2 3 सेट बाकी हैं जो कि मैं बनाऊंगा। तो अगर वो वाले आपके वीडियो दिख रहे हैं तो आप मिशन जो बोर्ड एग्जाम का जो प्लेलिस्ट है हमारा वहाँ पे आप जाके देखोगे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये जो वायरल क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ना इसका भी सॉल्यूशन जो है आपको वहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 पे बात किया था। मैंने पहले बोला था कि मैं टोटल 3 सेट लूंगा। 3 सेट में सेट को मैं 2 भाग बांटूंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2 सेटों पे बांटूंगा। मैंने पहले डिस्कस किया था। तो पार्ट 1 पे मैं जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न मैं उसको लूंगा, और पार्ट 2 में जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तर के प्रश्न होंगे उन पे मैं डिस्कस करूंगा। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो आज बात करेंगे सेट 2 पे। किस पे बात करेंगे? वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सेट 2 पे। और सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न पे। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे आपको कुल मिला के देखा जाए तो आपको 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पे देख सकते हो, देखो क्योंकि मुझे याद नहीं थे तो मैंने 5 लिख दिया। तो अति लघु उत्तर प्रश्न है कि नहीं 6 प्रश्नों का क्या करना है, आपको उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा था? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914। ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो उस समय पूरे विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा था? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को महा आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। पूरी दुनिया में आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बन गई थी। अब ये जो महा आर्थिक संकट जो पैदा हुआ इसके कारण पूरी दुनिया में क्या हुई थी? आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता जो है बनी हुई थी। ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो क्या है कि जॉबर कौन होते हैं, उनका क्या कार्य होता है? तो जॉबर उद्योगों में नए मजदूरों की भर्ती के लिए एक विशेष कर्मचारी होता था। जॉबर कोई पुराना तथा विश्वसनीय कर्मचारी होता था। जॉबर का क्या काम था कि भाई जॉबर एक विश्वसनीय कर्मचारी होता था जिसका काम क्या था कि उद्योग के लिए नए मजदूरों का भर्ती करवाना, इसका ये काम था। अगला प्रश्न है आपका जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण को बताना है। तो जीवाश्म ऊर्जा में आएंगे आपका कोयला और पेट्रोलियम जो है आपके जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है आपका किसी 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नाम बताना है। तो एक तो आपका भारतीय जनता पार्टी और दूसरा क्या होगा? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, यानी कि बीजेपी, और मैं कांग्रेस का बात कर रहा हूं। अगला प्रश्न है आपका राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद की चुनौती क्या है? यानी कि वंशवाद की चुनौती आपको पता होगा ना कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो अधिकांश दलों में नेताओं द्वारा अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। आपको पता होगा, जैसे अगर आप देखोगे तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, तो ये सारे क्या है? गांधी परिवार है। और इनमें एक बात तय है कि इनका आगे आने वाला पीढ़ी भी क्या आएगा? फिर राजनेता बनेगा। जैसे अगर आपके घर में एक दुकान है तो आपके पापा अगर वो दुकान चला रहे होंगे तो आप भी वो दुकान चलाओगे और फिर आपका बेटा भी वो दुकान चलाएगा। ऐसे बहुत सारे जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जब ये वंशवाद आया तो इससे प्रॉब्लम क्या हुआ कि अधिकांश दलों में नेताओं द्वारा अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति आ गई, जिसके परिणाम स्वरूप एक सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने का अवसर क्या हो गया? खत्म हो गया। जाहिर सी बात है कि अगर राजा का ही बेटा राजा बनेगा तो जन सामान्य का क्या होगा? उसका तो कोई काम ही नहीं होगा, व्यर्थ हो जाएगा। अब इससे क्या होगा कि जब राजा का बेटा ही राजा बनेगा तो जो राजा बनने वाला है ना, अगर उसके पास अनुभव नहीं है, वो अनुभवहीन है, या वो ऐसा है जो लोगों के बारे में नहीं सोचता, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो अनुभवहीन है या लोगों के बारे में नहीं सोचता है, वो क्रूर है, तो जितने भी जनता या जितने भी लोग उस राजा के नीचे रहेंगे ना उनका जीना क्या हो जाएगा? हराम हो जाएगा। तो पहला तो क्या होगा कि जो जन सामान्य कार्यकर्ता है उनका नेता बनने का अवसर खत्म हो जाएगा,
और दूसरे इससे अनुभवहीन तथा बिना जनाधार वाले लोग शीर्ष पद तक पहुंच जाएंगे, यानी कि जिसको लोग नहीं भी चाहते हैं ना वो भी क्या करेंगे, एकदम टॉप रैंक में जाके क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, वाणिज्य बैंक से क्या तात्पर्य है? वाणिज्य बैंक क्या है? तो व्यावसायिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक, इसी को व्यावसायिक बैंक कहा गया। तो व्यावसायिक बैंक वह शाखा है जो लाभ के उद्देश्य से आम जनता को मुद्रा की जमा, लेन देन तथा देखोगे लेन देन तथा ऋण की सेवाएं प्रदान करता है। तो आप या तो वाणिज्यिक बैंक बोलो या व्यावसायिक बैंक बोलो, दोनों एक ही है। तो मैंने क्या बोला कि व्यावसायिक बैंक वह संस्था है जो लाभ के उद्देश्य से आम जनता को मुद्रा का जमा करना, यानी कि पैसे को जमा करना, पैसे का लेन देन करना तथा ऋण की सेवाएं क्या करता है, प्रदान करता है। इसके लिए वह जनता, फार्मों तथा सरकार से जमा स्वीकार करता है। अब जब ये भुगतान का बात आता है ना, तो उनको चेक या आदेश पर भुगतान भी क्या करता है, करने का काम करता है। तो व्यावसायिक बैंक क्या करता है, वो लाभ कमाने के लिए आम जनता का मुद्रा भी जमा करता है, उसका लेन देन भी करता है और ऋण का भी जो है वो काम कर देता है। और ये सारा काम वो जनता से या फर्मों से, यानी कि कंपनियों से, सरकार से क्या करता है, जमा लेता है। और जब कोई आदेश करता है या जब कोई चेक देता है तो फिर वो भुगतान क्या करता है, कर देता है। अगला एक प्रश्न है, वैश्वीकरण क्या है? तो बात करें वैश्वीकरण के बारे में, तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि घरेलू बाजार को विश्व बाजार के साथ व्यापार, पूंजी, तकनीक, श्रम एवं सेवाओं की मुक्त प्रभाव के साथ जोड़ना या समन्वय करना। इसकी घनिष्ठ संबंध उदारीकरण तथा निजीकरण की नीति के साथ होता है। तो मैंने क्या बोला कि जो आपका घरेलू बाजार है ना, आप अपने घर में काहे नहीं एक बांस का टोकरा ही क्यों नहीं बना रहे हो, उसको जब आप विश्व बाजार के साथ बेचोगे ना, आज अगर आप देखोगे तो फ्लिपकार्ट में आपको उपला होते हैं ना, उपला समझते हो ना, जैसे गाय जो गोबर करती है और उस गोबर को जब हम लोग जब जलावन के लिए उपयोग करते हैं सुखा के, उसको उपला बोला गया है। तो वो भी आज देखोगे तो विश्व बाजार में बेचा जाता है ना, फ्लिपकार्ट पे देख सकते हो। अरे यार जो दतुअन होता है ना, दतुअन साल का दतुअन बात करो, बबूल का दतुअन बात करो, वो भी मार्केट में बेचा जाता है। तो घरेलू बाजार को विश्व बाजार के साथ व्यापार के माध्यम से हो, पूंजी के माध्यम से हो, तकनीक के माध्यम से हो, श्रम के माध्यम से हो एवं अन्य सेवाओं के माध्यम से हो, उनको मुक्त प्रभाव के साथ, जहां पे बिना किसी रोक टोक के साथ एक दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा, समन्वित किया जाएगा, इसी को क्या बोलेंगे, वैश्वीकरण बोलेंगे। और वैश्वीकरण का सबसे घनिष्ठ संबंध जो है, वैश्वीकरण होता किससे किससे है, तो बाजार के उदारीकरण से। और मैंने इससे पहले भी आपको पढ़ाया था कि उदारीकरण क्या है, तो उन सारे अवरोधों को हटा देना जो व्यापार की गति के लिए खराब है, उनको हटा देना क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। तो उदारीकरण और निजीकरण की नीति जो है, ये वैश्वीकरण का सबसे मेन मोटिव है। अब बात करेंगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पे, तो आपको 6 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न क्या है, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला क्यों किया, ये आपका प्रश्न है। तो बात करें आंसर पे, तो ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर विरोध किया, जिसके निम्न कारण है। पहला कारण क्या है, आप देखोगे पहला कारण पे, तो स्पिनिंग जेनी मशीन ने उनकी कताई की प्रक्रिया बहुत तेज कर दी थी, यानी कि जो सूत काटने की जो प्रक्रिया थी उसको तेज कर दी थी। कारण समझिएगा, स्पिनिंग जेनी मशीन एक समय में अनेक मजदूरों का कार्य कर सकती थी। इसके परिणाम स्वरूप मजदूरों की मांग क्या हो गई, घट गई। तो होता क्या था कि स्पिनिंग जेनी मशीन में जब ऐसे अगर आप देखोगे तो अगर आपको सूत काटना हो तो एक व्यक्ति एक चरखा चला के सूत काट सकता है, यानी कि जितना ज़्यादा सूत काटना है उतना व्यक्ति चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब स्पिनिंग जेनी मशीन आया तो ये क्या किया कि केवल एक चरखा घुमाओगे ना, तो एक पाइडल मारने से 100 चरखे के बराबर आप इस पर क्या कर सकते हो कि ऊन जो है या सूता जो है वो काट सकते हो, यानी कि धागे आप निर्माण कर सकते हो, सूत काट सकते हो। तो चूंकि एक व्यक्ति 100 लोगों का रोजगार खा गया, और इसीलिए इस पे पूरा का पूरा जो है मैं बोलूँगा कि इस पे हमला करना शुरू किया। तो परिणाम स्वरूप मजदूरों की मांग घटने लगी। बेरोजगारी की आकांक्षा से मजदूर वर्ग, खासकर महिलाओं ने नई प्रौद्योगिकी के प्रति आकांक्षा व्यक्त किया। क्योंकि कारण समझना, क्योंकि ये जो सूत काटने की बात है या कपड़े बनाने वाली बात है, तो ये हमेशा महिलाएं काम करती थी, महिलाएं क्या करती थी। तो जब ये लोग
बेरोजगार हो गए तो जाहिर सी बात है कि प्रौद्योगिकी के प्रति इनकी आकांक्षा व्यक्त होगी कि नहीं होगी, आशंका व्यक्त होगी कि नहीं, एकदम आशंका व्यक्त होगा। तो जब उन उद्योगों में इस मशीन का इस्तेमाल किया गया तो अनेक औरतें जो हाथ से ऊन की कताई करती थी उनको काम से हटाना पड़ा। इस कारण महिला कारीगरों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला किया। इस मशीन का महिलाओं द्वारा विरोध काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। तो यहाँ पे क्वेश्चन और आप ऐड कर सकते हो कि स्पिनिंग जेनी मशीन में एक चरखे घुमाने से कई 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 चकलियाँ घूम सकती थी, जिससे कई महिलाओं का काम कर सकती थी। तो इसीलिए इसका जो है विरोध किया गया। ये भी बात आप ऐड कर सकते हो। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि भारत के एक खाद्य फसल का नाम बताएं और उसके उगने वाले 2 आवश्यक भौगोलिक दशाओं के बारे में बताना है। तो बात करेंगे हम लोग गेहूं के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बात करें गेहूं एक आवश्यक आपका भौगोलिक दशा है। अगर बात करें यह एक रबी फसल है जिसे उगाने के लिए 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की भी आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में इससे कम वर्षा होती है ना, वहाँ सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है। वहाँ पे सिंचाई करके आप क्या कर सकते हो कि आप गेहूं का खेती कर सकते हो। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार भारत के गेहूं उत्पादक क्या हैं, आपके राज्य हैं। तो 2 चीज़ आपको याद करने, पहले तो इसके लिए तापमान इतना चाहिए है ना। अगर बात करें इसमें बारिश का तो 50 से 75 तक का चाहिए। एक ये रबी फसल है। किन क्षेत्रों में अगर जिनमें बारिश नहीं होगा वहाँ पे सिंचाई करके लगा सकते हैं। और इन राज्यों में क्या होता है, आपका गेहूं की खेती होती है। आपको ये लिखना ही होगा। बात करें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य को लिखना है। तो बात करें विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य का, तो पहला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अवरोध मुक्त अथवा उदार बनाना, यानी कि ऐसे सारे नियमों को हटा देना जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं का आदान प्रदान या वस्तुओं के विनिमय में प्रभाव पड़े और लोग प्रगति ना कर पाए। तो पहला क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अवरोध मुक्त करना और उदार बनाना। दूसरा क्या है, विश्व व्यापार में तीव्र विकास को सुनिश्चित करना कि लोग किस प्रकार से खुद का विकास कर पाए। तीसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों का निर्धारण करना कि कौन सा नियम बनाएंगे अथवा कौन सा नियम नहीं बनाएंगे। अगला क्या है, विभिन्न देशों के बीच इन नियमों के अनुपालन पर नजर भी रखना कि केवल खाली नियम नहीं बनाना बल्कि उस नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका भी काम करना। और आज आपने सुना होगा कि चाइनीज सामान भारत में बिक रहे हैं, तो लोग अक्सर बोलते हैं कि मुझे चाइनीज सामान नहीं खरीदना चाहिए और लोगों का कहना होता है कि चाइनीज सामान नहीं बेचा जाना चाहिए। तो देखो ये विश्व व्यापार संगठन के रूल के खिलाफ है। जब नियम बनेंगे तो सभी देश के लिए बनेंगे। अगर आप अपना सामान अगर आप किसी देश का सामान अपने देश में बेचने नहीं दोगे तो जाहिर सी बात है कि आपका सामान भी किसी दूसरे देश में बेचने नहीं दिया जाएगा। तो आज जो हम लोग बात करते हैं ना कि चाइनीज सामान क्यों बेच रहा है, इंडिया वाले क्यों खरीद रहे हैं, तो यार आप जब खरीदना बंद कर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली बेचना बंद हो जाएगा। जब उस वस्तु का मांग घट जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली बात है कि जब मांग घटेगा तो भी सिंपल सा बात है कि उसका सप्लायर घट जाएगा। तो आप खरीदना बंद कर दो, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यह 2 देशों के बीच में द्विपक्षीय समझौता भी करवाने का काम करता है। तो पहला आपको क्या किया कि ये अवरोध मुक्त अथवा उदार बनाया पूरा का पूरा व्यापार को। उसके बाद व्यापार में तीव्र विकास को सुनिश्चित करने का काम किया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नियमों का निर्धारण किया और उसका अनुपालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको देखने का काम किया। और दोनों 2 देशों के बीच में द्विपक्षीय समझौता करने का भी जो है काम आपका विश्व व्यापार संगठन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है कि अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करता है, यानी कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है और किसी के पास कम पैसा होता है, तो बैंक एक समय में दोनों लोगों की जरूरतों को कैसे पूरा करता है, आपका ये प्रश्न है। तो बात करें आंसर पर, तो मुख्य रूप से 2 श्रेणियों के लोग बैंक जाते हैं। एक वह जिनके पास अतिरिक्त धन होता है, यानी कि जिसके पास अपना खर्चा खत्म करने के बाद अपना जो भी पैसा वो कमाते हैं उन पैसा को खर्चा करने के बाद जो पैसा बच जाता है वो अतिरिक्त धन वाले होते हैं। और दूसरे वो होते हैं जिनके धन की आवश्यकता होती है, ऐसे लोग जो पैसे जमा करने जाते हैं अपने अतिरिक्त पैसे को। और एक ऐसा होता है जो निकाले जाते हैं, क्योंकि अगर आप बैंक जाओगे ना तो आप देखोगे 2 लाइन लगता है, एक निकासी वाला एक जमा वाला। तो 2 तरह के लोग होते हैं, एक जिनके पास अतिरिक्त धन होता है और दूसरा जिनके पास धन की आवश्यकता होती है। अब बैंक इन दोनों लोगों के बीच में मुद्रा की मध्यस्थता निम्न प्रकार से करता है। मुद्रा को निम्न प्रकार से वो बांटता है। कैसे बांटता है, तो सबसे पहला क्या है कि जिनके पास अतिरिक्त धन होता है
उस जमाकर्ता को बैंक सूद देता है कि आप बैंक में क्या करो, अपना पैसा जमा करो, मैं इतना परसेंट मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, जमा करने का मैं आपको पैसे दूंगा। और जिन्हें धन की जरूरत होती है उन्हें बैंक, और जिन्हें धन की आवश्यकता जरूरत होती है उनसे बैंक सूद प्राप्त करता है। अब आपको पैसा चाहिए तो आप क्या कहे, बैंक गए, भाई मुझे इतना पैसा है, तो आपको क्या किया, आपको मैं प्रकाश बोलूंगा कि आपको एक ऋण दे दिया। तो जब वो ऋण दिया तो ऋण के बदले में आपसे सूद लेता है कि नहीं लेता है, बोलोगे हाँ लेता है। तो अब अगर मान लो कि आपने 1,00,000 रुपये लिया तो 1,00,000 में मान लो कि आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लग गया, वो सूद लग गया, तो ये सूद को क्या करेगा, बैंक अपने पास जमा कर लेगा। तो पहला क्या करता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उससे बैंक जमा करेगा और बोलेगा मैं तुमको सूद दूंगा। और दूसरा क्या होगा कि बैंक जिसको पैसा चाहिए फिर उससे फिर क्या करेगा, बैंक सूद प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार बैंक के पास जो अतिरिक्त धन बचता है, यानी कि एक तो सूद दिया और एक तो सूद लिया, तो आपको पता है कि देने वाला सूद कम होता है और देने वाला सूद होता है वो कम होता है, और जो लेने वाला सूद होता है वो ज़्यादा होता है। तो जो ज़्यादा और कम के बीच में जो डिफरेंस बचा, जैसे मान लो कि अगर आप बैंक में पैसा रखोगे तो मान लो कि 4% तक आपको वो इंटरेस्ट देता है कि आप अगर 1,00,000 रुपये रखोगे तो 4,000 रुपये महीना आपको वो देगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि अगर ये 4,000 जो 4% आपको दे रहा है, लेकिन जब आप ऋण लेने जाओगे ना तो हो सकता है कि आपको 5% वो इंटरेस्ट के साथ ऋण ले, तो जो 1% बचा ना, इसी को क्या करेगा, ये बैंक का अतिरिक्त लाभ होगा जो क्या करेगा, उसे बैंक निजी काम चलाता है। बैंक की मध्यस्थता से सभी वर्गों का क्या होता है, कल्याण होता है। तो पहला काम हम लोगों ने क्या देखा कि बैंक, 2 प्रकार के लोग बैंक जाते हैं, एक जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है और एक जिनको धन की आवश्यकता होता है। तो इन लोगों के बीच मध्यस्थता करने के लिए जिसके पास ज़्यादा धन होता है उससे वो क्या करता है, पैसा जमा करता है, बैंक उसको सूद देता है। और जिनको धन चाहिए होता है उनको पैसा देकर उनसे सूद क्या करता है, प्राप्त करता है। अब जो दोनों के बीच में जो गैप बचता है उसको अतिरिक्त धन बोलेंगे बैंक का, उससे वो क्या करता है, बैंक अपना निजी काम कराने का काम करता है। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र किस रूप से एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है, उसके बारे में आपको बताना है। तो लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है। आपको पता होगा कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन व्यवस्था है। अतः यह जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर आपने जनता ने ही चुना, जनता नहीं बनाया, तो जो भी काम होगा वो जनता के लिए होगा। तो जनता के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र व्यवस्था में जनता को सरकार के कार्यों, निर्णय एवं नीतियों के बारे में जानने का पूरा अधिकार होता है। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि जनता यानी कि लोगों के बीच और सरकार के बीच में पारदर्शिता होती है। यानी कि सरकार कोई भी अगर कार्य कर रहा है या कोई भी निर्णय ले रहा है या कोई भी नीति बना रहा है तो उसको जानने का अधिकार जो है पूरा का पूरा जनता को है। सरकार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकती जो जनता के इच्छा के विरोध में हो। लोकतंत्र में जनता के कल्याण और विकास की जिम्मेदारी भी सरकार के साथ होती है। अतः इन सभी तथ्यों से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है और ये क्या करता है कि जनता के प्रति अपनी उत्तरदायित्व दिखाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राजनीतिक दल का कार्य होता है। राजनीतिक दल का क्या कार्य होता है? तो राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना अथवा सत्ता में भागीदारी करना चाहता है। अब मैंने क्या बोला कि राजनीतिक दल क्या है? राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव के माध्यम से चुनाव लड़ने का काम करता है, उसके माध्यम से सत्ता प्राप्त करना, सरकार बनाना अथवा सत्ता में भागीदारी करना चाहता है। अब इतना लिखोगे तो नहीं होगा। राजनीतिक दल के 3 महत्वपूर्ण घटक है। 3 प्रकार के राजनीतिक दल में क्या होते हैं, आपके घटक होते हैं। पहला क्या होता है? पहला अगर मैं बात करूँ, देखोगे यहाँ पर टाइपिंग मिसप्रिंट हुआ है। पहला होता है नेता। क्या होता है? नेता। दूसरा क्या होता है? अनुयायी या सक्रिय सदस्य। क्या होगा? अनुयायी या सक्रिय सदस्य। और तीसरा क्या होगा आपका? समर्थक। आपको याद रखना होगा। तो 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। पहला मैंने क्या बोला? पहला आपका हो गया पहला हो गया नेता, याद रखिएगा। दूसरा आपका हो गया सक्रिय सदस्य। क्या हो गया? सक्रिय सदस्य। और तीसरा आपका क्या हो गया? अनुयायी अथवा समर्थक। तो पहला आपका नेता, दूसरा सक्रिय सदस्य और तीसरा क्या हो गया? अनुयायी या समर्थक। ये 3 घटक आपके होते हैं। अगला प्रश्न है आपका गहन कृषि की आपको क्या करना है? विशेषता बताना है। तो बात करें गहन कृषि विषय में, मतलब गहन कृषि में एक ही भूमि पर कई फसलों का उत्पादन किया जाता है।
आपको पता है, मैंने पहले भी पढ़ा है। गहन कृषि में मुख्य रूप से खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है। गहन कृषि पारंपरिक ढंग से की जाती है। यह घनी आबादी वाले उन क्षेत्रों में की जाती है जहां नई भूमि उपलब्ध नहीं होता है। ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर नई भूमि उपलब्ध नहीं होता है। गहन कृषि में मुख्यतः धान, गेहूं, मक्का आदि फसलों की क्या की जाती है, खेती आपकी की जाती है। तो जो भी आपके लघु उत्तरीय प्रश्न और मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न तो मैंने तो करवा दिया। अब हम लोग कल के वाले वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे बात करेंगे और इन पे किन्हीं 4 प्रश्नों का ही क्या करना है, आपको उत्तर देना है। आप अगर देखोगे तो ये देखो क्वेश्चन यहाँ पे है, G77 हो गया है ना, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य हो गया है ना, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका हो गया, लोकतंत्र शासन प्रणाली के बारे में हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैं क्या आपको करवा दूंगा। अब सवाल रहा पीडीएफ का, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको 2 चीजें करनी होंगी। एक तो आप क्या करें कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, एक तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप उसमें, और दूसरा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाए। दोनों जगह आपको पीडीएफ मिल जाएगा ताकि आप उनसे पीडीएफ से भी आप अच्छा से तैयारी कर सकते हो। साथ ही साथ चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।